अस्सलाम वालेकुम। आज की एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है 11.1। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज करने से पहले चैप्टर पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इस पर बेस कर रही है। डेफिनेशंस वगैरह है इसमें मोस्टली और डिफरेंसेस हैं, तो सब इस पर ही बेस कर रहा होगा कि अगर आपने ये समझ लिया इंट्रोडक्शन इसका पूरा, तो एक्सरसाइज बहुत आसान है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग वो होती है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, हम क्या है, लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज आर ग्रीन। हमने देखा कि जो है, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ट्रीज क्या होते हैं, अक्सर उनके लीव्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि इसका मतलब क्या है कि जितने भी ट्रीज हैं उनके सबके लीव्स क्या हैं, ग्रीन। तो एक हम जनरल रीजनिंग दे रहे हैं, उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, राइट। जो जनरल रीजनिंग होती है हमारी, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसी तरह जैसे हम कहें वुड के जो ट्रीज की जो वुड होती है वो ब्राउन होती है, तो हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जितने भी ट्रीज हैं उनकी सबकी ट्रंक क्या है, ब्राउन है। ठीक है, ये जो है हो सकता है कि किसी की लाइट ब्राउन हो, किसी की थोड़ी सी डार्क हो, लेकिन सबका कलर क्या होता है, ब्राउन ही होता है। तो ये अगेन हमने इंडक्टिव रीजनिंग की कि हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की और उसकी बेसिस पे कहा कि जब इतनी इस चीज़ों का कलर ऐसा है, ट्रीज़ की ट्रंक का कलर ब्राउन है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जो भी ट्रीज़ हैं उन सब के कलर भी क्या होंगे, ब्राउन। सिमिलरली यहाँ एक और बात लिखी है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो एक ट्राइंगल होता है, जिस भी शेप का हो, जो सा भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलिब्रियम ट्राइंगल हो, जो भी ट्राइंगल हो, स्केलन हो, उसके हमेशा जो है एंगल्स जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनका जब भी हम सम करें इन तीनों एंगल्स का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका जब भी सम करते हैं तो 180 डिग्री के ही इक्वल आता है। हमेशा ट्राइंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग हमारी। इसी तरह स्क्वायर जो होता है उसके हमेशा जो साइड्स होती है वो कितने जो है, जो कॉर्नर्स होते हैं उसके हमेशा, और जब हम सम करें तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये अगेन इंडक्टिव रीजनिंग है कि जितना जो भी हमारे पास स्क्वायर होगा, चाहे वो स्मॉल साइज़ का हो चाहे लार्ज साइज़ का स्क्वायर हो, जो भी साइज़ होगा उसका हमेशा जो डिग्री एंगल हम मेजर करेंगे, उसका टोटल जो सम आएगा वो हमारे पास आएगा 360 डिग्री का। इसी तरह स्ट्रेट लाइन के जो है जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अगर तो 180 से कम है या ज़्यादा है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो ये सब क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि हम इंडक्टिव रीजनिंग में से कुछ पार्ट अलग कर लें, लाइक कुछ पार्ट डिड्यूस कर लें, डिडक्ट कर लें। कैसे? जैसे ये है, लीव्स ऑफ ऑल द ग्रीन ट्रीज आर ग्रीन। ठीक है, हमें ये तो पता है कि सब ट्रीज का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, लेकिन जो एक विंटर में क्या होता है, विंटर के बाद उसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाता है, और आई गेस ऑटम में जो है उस ट्रीज का कलर ब्राउन सॉरी लीव्स का कलर ब्राउन हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सब लीव्स का कलर तो ग्रीन है, लेकिन ऑटम में क्या होता है, कुछ ट्रीज का कलर, कुछ ट्रीज के लीव्स का कलर ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिडक्टिव रीजनिंग की कि एक जनरल बात से कुछ पार्ट जो है वो हमने अलग कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, सारे मैन जो है वो दुनिया से एक दिन चले जाने, मर जाना है हम सबको। ठीक है, यहाँ पे देखें सिर्फ मैन का जिक्र है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल। ठीक है, इसका मतलब क्या, सारे ह्यूमन बीइंग्स को मरना है एक ना एक दिन। ठीक है, ख़त्म हो जाना है हमें। सही, ये तो एक जनरल बात होगी, ये इंडक्टिव रीजनिंग है। इसमें से इन्होंने डिड्यूस क्या किया कि मैन मोर्टल है। फर्दर इसमें से उन्होंने यहाँ पे एक और डिड्यूस की एग्जांपल दी कि सलीम इज़ अ मैन, सलीम इज़ मोर्टल। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं कि सलीम जो है वो मैन है, तो इसका मतलब क्या है, सलीम जो है वो मोर्टल है। सही, सलीम को भी ख़त्म हो जाना है। ओके, इसी तरह द सम ऑफ मेजर ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, ये क्या हो गया,
इंडक्टिव हो गया, राइट। इसमें सब हम डिड्यूस कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, एंगल 1 तो जो एंगल 2 में प्लस किया तो एंगल 3 में प्लस किया या तो 180 डिग्री है, ये हमने इसका क्या किया, डिड्यूस किया इसको, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है डिडक्टिव मेथड की। ये सब आपने अच्छे से इसको रीड भी कर लेना है और कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना है इसका। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सर्टेन कॉन्सेप्ट आर एक्सेप्टेड विदाउट डेफिनेशन। कुछ जो है ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम उसकी डेफिनेशन के बगैर जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें रीजनिंग नहीं चाहिए होती कि भाई क्यों। जैसे यहाँ पे है सलीम इस मॉर्टल, ठीक है, मोटल, तो सलीम इस मोटल, इसका मतलब ये है कि ख़त्म हो जाएगा। हमने यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिडक्टिव में अक्सर जगह पे क्या होता है, डिडक्टिव की एक क्वालिटी है या इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें हर दफ़ा डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है। उसके बाद जो ये अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं उस पर सब एग्री कर जाते हैं, हाँ सबने कहा कि जो है वो सलीम मोर्टल है, ठीक है। सबको पता है ये एक दिन हम सब ख़त्म हो जाएंगे, एक दिन सब दुनिया से चले जाएंगे, राइट, सब मर जाएंगे। जो सलीम भी इसी तरह मोर्टल है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी बिदायत हो जाएगी, राइट। तो सब ने एग्री किया, तो ये उसको कहते हैं विदाउट रीज़न, उसको कहते हैं फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, ठीक है। जिस पे सब एग्री कर रहे हों विदाउट एनी रीज़न उसको कहते हैं फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। और यहाँ पे कुछ और रीजनिंग भी दिए हुए हैं, जैसे दो टाइप की हमारे पास फंडामेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं जो नंबर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो नंबर से रिलेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर नंबर अपने इक्वल है। जैसे 2 बराबर होता है किसके, 2 के। इसी तरह 3 बराबर होता है 3 के, तो हर नंबर अपने इक्वल है, राइट। फिर एक और पार्ट जो है उसका क्या है, पोस्टुलेट। ये ज्योमेट्रिक फिगर से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर में काम हो रहा होता है, यहाँ पे पोस्टुलेट्स में जो है ज्योमेट्रिक फिगर्स में काम हो रहा होता है। जैसे वन एंड ओनली वन लाइन पास टू 2 डिस्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट है उनमें से एक ही लाइन पास हो सकती है, लाइन का जिक्र है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा एक ही लाइन पास हो सकती है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो ये इसका पोस्टुलेट से हमें ये कहते हैं। फिर एक और पॉइंट किया, विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स एंड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स अदर कॉन्सेप्ट आर डेवलप एंड टर्म्स आर डिफाइंड फॉर अ डिफाइंड टर्म। अच्छा, इनकी बेसिस पे जो हमें फंडामेंटल एग्रीमेंट्स थे उनकी बेसिस पे और अनडिफाइंड टर्म्स की बेसिस पे हम फर्दर एग्रीमेंट्स भी डेवलप कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं डिफाइंड टर्म्स, ठीक है। अगर सलीम मैन है और सलीम मोटल है, इसका मतलब क्या है कि जो और भी मैन होंगे वो भी क्या होंगे, मोटल होंगे, उनको भी एक दिन ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो ये हमने एक सेंटेंस से ये साबित किया कि अगर ये सलीम मैन होके और मोटल है तो इसका मतलब जितने भी मैन होंगे, यहाँ पे करीम भी है, जैसे अली भी है, तो ये भी मैन है ऑब्वियसली, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है, मोटल है। तो हमने एक अनडिफाइंड और फंडामेंटल एग्रीमेंट के बेसिस पे ये फाइंड किया है कि अली भी एक मैन है, ठीक है। इसका मतलब अली भी मोर्टल है, राइट। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, अ ट्राइंगल इज अ पैरेललोग्राम हैविंग एटलीस्ट वन राइट एंगल। एक ट्राइंगल में क्या होता है, एक ट्राइंगल जो है वो एक तरह की पैरेललोग्राम है और उसका एटलीस्ट एक एंगल जो है वो कम से कम एक एंगल कम जो है वो हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। ये हमने क्यों कहा, क्योंकि रेक्टेंगल में भी जो है राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम पे, तो हमने इसमें ये कहा कि जब रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है, उसका एक ना एक एंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा, राइट एंगल बन रहा होगा, ठीक है। ट्राइंगल नहीं, सॉरी, राइट एंगल उसका फॉर्म हो रहा होगा। फिर लास्ट पॉइंट क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म पोस्टुलेट and defined terms, other statements are developed and proved by deduction. These statements are called proposition or theorem. इन सब की बेसिस पे क्या होता है, थ्योरम्स डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। थ्योरम्स आते हैं हमारे पास पर, सही। और जैसे यहाँ पे किसकी बेसिस पे होता है ये, एक तो ये डिफाइंड टर्म्स की बेसिस पे
फिर अनडिफाइंड टर्म्स की बेसिस पे प्लस फंडामेंटल एग्रीमेंट्स पे, इन सब की बेसिस पे हमारे पास थ्योरम आते हैं। उनको या तो प्रोपोजिशन भी कहते हैं या थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक डिडक्टिव रीजनिंग के, ठीक है। हमने इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ा और डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ा। डिडक्टिव रीजनिंग के हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। ओके, उसके बाद मैंने अनडिफाइंड टर्म्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़िएगा, कुछ ऐसा उसमें कुछ खास लिखा नहीं है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं कोइंसिडेंट पॉइंट। इफ 2 पॉइंट P and Q represent the same location, they are said to be coincident points, symbolically written as P equals to Q। जैसे एक लाइन है, उस पर 2 पॉइंट है, एक ये है और अगेन एक ये है, ठीक है। एक पॉइंट P है, एक Q है। ऐसे ये लाइन पास हो रही है इस पर और एक ये लाइन पास हो रही है। ये वाली लाइन बना रही है पॉइंट P और ये वाली लाइन बना रही है पॉइंट Q, ठीक है। दोनों एक ही जगह फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट जो एक ही जगह फॉर्म होते हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं कोइंसिडेंस पॉइंट। जैसे कोइंसिडेंसली वो एक ही जगह बन गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि P जो है वो बराबर है किसके, Q के। दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोइंसिडेंस लाइन भी होती है। If 2 lines L1 and L2 represent the same line, they are said to be coincident line। जैसे एक लाइन है, यही L1 है और अगेन यही लाइन है, ये L2 भी है इसके साथ ही, ठीक है। तो इनको कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन, कि वो एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पे, एक ही प्लेन पे वो लाई कर रही होती है, ठीक है, बिल्कुल एक साथ साथ। तो इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। वन एंड ओनली वन लाइन passes means that one line pass but not more than one line can pass. If there are such line, they are coincidence line। वही बता रहे हैं कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है, इसको आपने देख लेना है। कोई पॉइंट समझ ना आए तो फिर आपने पूछ लेना। अच्छा, पोस्टुलेट भी हैं इसके। पोस्टुलेट 1 क्या है, वन एंड ओनली वन लाइन पास टू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उसमें से एक ही लाइन पास कर सकती है। अगर तो इससे ज़्यादा लाइन पास कर रही हैं, एक से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, वो कोइंसिडेंस लाइन है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी जो है वो कोलिनियर है, ठीक है। और नॉन कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे होते। जैसे एक लाइन थी, उससे बाहर ये वाला पॉइंट लाई कर रहे थे। यहाँ पे पॉइंट सी क्या है, नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर में फर्क क्या होता है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे होते। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ क्या ए बी और ए डी सी कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, जबकि ए और डी कोलिनियर है, या ए बी सी कोलिनियर है, ठीक है। तो ये एक भी जो है वो इनमें से अलग होगा, उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो सारे पॉइंट्स आपस में नॉन कोलिनियर है, ओके। पोस्टुलेट 2 क्या है, काउंटलेस लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। अच्छा, हमने पहला पोस्टुलेट पढ़ा कि 2 पॉइंट में एक ही लाइन हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट नंबर 2 है कि एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं आराम से। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है, वन एंड ओनली वन प्लेन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वो एक उसमें से एक ही प्लेन पास हो सकता है, वो एक ही प्लेन पे लाई कर सकती हैं, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन पे। पोस्टुलेट नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अगर एक प्लेन है, ठीक है, एक लाइन के दोनों पॉइंट्स उसी प्लेन पे हैं, इसका मतलब क्या है कि पूरी लाइन उसी प्लेन पे है, ठीक है। ये होता है ना, एक लाइन के 2 पॉइंट्स होते हैं, अगर दोनों पॉइंट ही उस पेज उस लाइन प्लेन पे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी प्लेन जो है वो पूरी लाइन जो है सॉरी उसी प्लेन पे, ठीक। If A and B are 2 distinct points of a plane, then a number can be associated with every pair of points of the plane such that the number is
एक नंबर इन्होंने इससे एसोसिएट कर दिया और एक नंबर इससे एसोसिएट कर दिया। ठीक है, जब भी कोई प्लेन के पॉइंट्स एक पेज पे लाई कर रहे होते हैं, प्लेन पे लाई कर रहे होते हैं, तो उनके पे उनके नंबर एसोसिएट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। बिटवीन एंड बियॉन्ड क्या होता है? इफ़ ए बी सी आर एनी 3 कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट 3 कोलिनियर पॉइंट है एक प्लेन पे, देन द पॉइंट बी इज सेट टू बी बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, एक लाइन है, उस पर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, बी क्या हुआ उसका बिटवीन का पॉइंट हुआ। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे के बीच में लाई कर रहा है। द पॉइंट सी इज सेट टू बी बियॉन्ड द पॉइंट बी ऑन ए बी, सिमिलरली द पॉइंट ए इज बियॉन्ड द पॉइंट बी ऑन बी सी। क्या कह रहे हैं कि जो लाइन, अगर जैसे हम ए बी को कंसिडर करते हैं तो सी क्या है, इसके बियॉन्ड है, इससे दूर है। ठीक है, लाइन ए बी के बियॉन्ड है। इसी तरह अगर हम लाइन बी सी को कवर करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो फिर क्या है, ए जो है वो इससे बियॉन्ड है। सही, सो ये होता है बिटवीन एंड बियॉन्ड का फर्क, राइट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट, देन लाइन सेगमेंट ए बी डिनोटेड एज ए बी, जो हमने थ्योरम में भी पढ़ा था कि जब भी लाइन हमने शो करनी होती है तो ए बी के ऊपर क्या आ जाता है, बार। इज द सेट ऑफ पॉइंट कंसिस्टिंग ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होती है? 2 पॉइंट्स होते हैं, उनकी जो लाइन फॉर्म हो रही होती है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे अगर इसका नाम होता है पी क्यू, तो फिर हम उसको कैसे लिखते हैं, पी क्यू के ऊपर बार शो करते हैं, मतलब ये लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है कि लाइन पी क्यू। ठीक है, पॉइंट्स ए एंड बी एंड ऑल द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट इन द लाइन सेगमेंट ए बी डिनोटेड ए बी इज द सेट ऑफ पॉइंट कंसिस्ट ऑफ, ये 2 सेट हैं पॉइंट के, कंसिस्ट कर रहे हैं। एक तो ये क्या कंसिस्ट कर रही है लाइन सेगमेंट, पॉइंट ए और बी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट के बीच में आ रहे होंगे इस लाइन सेगमेंट पे, वो सारे पॉइंट भी ये लाइन सेगमेंट पे ही होंगे, इस पे ही लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। आई गेस यहाँ से जो है वीडियो बंद हो गई थी। तो रे एंड हाफ लाइन क्या होती है? जब भी रे जो हम एक रे वो होती है जिसका एक पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो हमें नहीं पता होता कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हमें रे को डिनोट करना होता है तो हमने एक नाम दे दिया ए और बी, और उसको हम इससे डिनोट करते हैं रे के साइन से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो है वो एक रे है। ठीक है, अच्छा, क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स ए और बी के दरमियान है, और भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो इसके बियॉन्ड है, लाइन ए बी के बियॉन्ड जो पॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, उन सब का जो यूनियन होता है वो मिला के हमारे पास एक रे फॉर्म करता है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स का एक यूनियन होता है, सब पॉइंट्स को हम कंबाइन करते हैं। सही, द पॉइंट ए इज सेड टू बी द एंड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट कह रहा है इसको। रे ए बी एक्सेप्ट एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड अ हाफ लाइन ए बी एंड इज डिनोटेड बाय एस ए बी। और अच्छा, जितने भी पॉइंट्स हैं सिर्फ उसके एंडिंग पॉइंट को हटा के उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइन। ठीक है, एक रे का जो है एंडिंग पॉइंट रिमूव करके जितने भी पॉइंट होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हाफ लाइन है। ठीक है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं और एक एरो, बो एंड एरो का जो एक एरो टाइप का होता है उस फॉर्म से हम इसको डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, इन द सेम वे बी इज द यूनियन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ बिटवीन ए बी एंड ऑल द पॉइंट्स बियॉन्ड ए ऑन ए बी। इस पॉइंट को हटा के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इन सब का यूनियन होता है हाफ लाइन से। यहाँ पे उन्होंने वही बात शो भी कर दी। ओके, कन्वेक्स सेट क्या होता है? कन्वेक्स सेट वो होता है सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेड टू बी कन्वेक्स इफ फॉर एनी ऑफ इट्स पॉइंट ए एंड बी द लाइन सेगमेंट ए बी इज कंटेन इन द सेट। जितने भी पॉइंट्स होते हैं इसको अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, प्लेन है हमारे पास, उस पर डिफरेंट सेट्स हैं। ठीक है, हमने is said to be convex if for any of its point AB
द लाइन सेगमेंट ए बी इज कंटेन इन द सेट, अगर ये एक पॉइंट है ए और बी, ठीक है, अगर तो ये वाले पॉइंट भी एक सेट में शामिल हैं, जो भी इसका सेट बन रहा होगा, देन जो है हम उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स सेट कहते हैं। लाइन्स, रेज, लाइन सेगमेंट, प्लेन्स आर कन्वेक्स सेट, जो भी जो है प्लेन पे जो है वो प्लेन है, लाइन्स है, रेज है, जो भी फॉर्म हो रहा है वो कन्वेक्स सेट है। ठीक, अब कुछ नॉन कन्वेक्स सेट हमें यहाँ पे गिवन कर दिए हैं। ओके, अपोजिट रेस क्या होगी, टू रेस ए बी एंड ए सी आर सेट टू बी अपोजिट इफ एक दो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बता दिए, एक रे यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये अपोजिट रेस तब होती हैं, कब होती हैं, जब तो कोलिनियर हो, एक ही पॉइंट लाइन पे उसके पॉइंट्स लाए गए हो, सेकेंड दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, एक कॉमन एंड पॉइंट है उनका, ठीक है, तो ये अपोजिट रहेंगी। थर्ड क्या होता है, देयर इंटरसेक्शन इज द ओनली कॉमन एंड पॉइंट, उनका जो इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड करें तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है वो सेम होता है, एक कॉमन पॉइंट ही उनका आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी रेज होती हैं हमारे पास अपोजिट रेज, ठीक। ओके, पोस्टुलेट नंबर 6 है, लाइन सेगमेंट कैन बी बाइसेक्टेड एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है वो सिर्फ एक पॉइंट से बाइसेक्ट हो सकती है, ठीक है। उसी तरह अगर ये एक लाइन है क्यू आर, ठीक है, इसको एक बाइसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट डी, ठीक है, तो एक ही पॉइंट से हमेशा बाइसेक्ट हो सकती है और फर्दर मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट से बाइसेक्ट नहीं हो सकती है, तो ओनली या एक ही पॉइंट की तरफ से इसको बाइसेक्ट किया जा सकता है। फिर पोस्टुलेट नंबर 7 है, अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लैंड ऑन बोथ साइड, इस लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है उसकी कोई एंडिंग नहीं है ना, उसको हम यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर पॉइंट भी इस पर और हम फर्दर ऐड कर सकते हैं। फिर पोस्टुलेट नंबर 7 इज पार्टीशन ऑफ अ प्लेन पोस्टुलेट, ठीक है, प्लेन है हमारे पास, प्लेन सरफेस है, उसको हम पार्टीशन करें। इफ अ लाइन एल लाइज ऑन अ प्लेन अल्फा, एक अल्फा प्लेन है, इस पर एक लाइन लाई कर रही है एल, देन अ लाइन एल पार्टीशन द प्लेन अल्फा इनटू टू सबसेट H1 एंड H2, एक ये पूरा प्लेन है, इसका नाम पूरे प्लेन का नाम अल्फा है, ठीक है। एक लाइन एल हम यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया इसके सब सेट में, विच इज H1 एंड H2, ठीक है। एक ऐसा है कि जैसे एक पेज है उस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, उसका नाम एल है, ये पूरा पेज का नाम अल्फा है, ठीक है, और इसके दो पार्ट्स फॉर्म हुए वो H1 और H2 है। जिस तरह हम पेज फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में हो जाए तो हमारे पास पेज, या अगर हम कोई कार्ड वगैरह बनाए होते हैं अक्सर ऐसा पेज होता है, उसको हम फोल्ड कर देते हैं तो क्या होता है मतलब उसके दो पार्टीशन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अच्छा H1 और H2 आर कन्वेक्स सेट, क्योंकि वो एक ही प्लेन के दो पॉइंट से इसलिए क्या हुआ है, कन्वेक्स सेट हुए। इफ P इज इन H1 एंड Q इज इन H2, एक लाइन इस पर बनी हुई है, अगर P जो है वो H1 वाली साइड पे और Q जो है वो H2 वाली साइड पे, देन PQ इंटरसेक्ट द लाइन L, ठीक है। अगर यहाँ से इस पर एक लाइन बनी हुई है PQ, ठीक है, और P जो है वो H1 वाली साइड पे और Q जो है H2 वाली साइड पे, इसका मतलब क्या है कि ये जो PQ लाइन है वो लाइन L को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी है, वही पॉइंट्स रिपीट होंगे। H1 एंड H2 आर सेड टू बी हाफ प्लेन्स, H1 और H2 क्योंकि अब हाफ में डिवाइड हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, हाफ प्लेन कहेंगे। लाइन L इज कॉल्ड द एज ऑफ ईच हाफ प्लेन, H1 और H2 हाफ प्लेन हो गया, ठीक है, फुल प्लेन से हाफ हाफ हो गया, ठीक है। अच्छा, लाइन L को हम क्या कह रहे हैं, इस H1 का ये एज है और H2 का भी ये एज है। If 2 points P and R lie in the same half plane, then they lie on the same side of L. अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, P ऑलरेडी था, यहाँ पे एक और पॉइंट है R, इसका मतलब क्या है कि एक ही साइड पे अगर दोनों एक हाफ पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लाइन के एक ही पार्टीशन पे सेम लाइन के एक ही साइड पे लाई कर रहे होंगे दोनों पॉइंट, ठीक है, विच इज
ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। इसी तरह अगर P और Q दूसरी साइड पे है, इसका मतलब क्या है, P और Q जो है वो अपोजिट साइड पे है L के, जो लाइन L है उसके अपोजिट साइड पे। ओके, अब एंगल्स पे आ जाते हैं। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। दो नॉन कोलिनियर रेज होती है, उनका एक ही पॉइंट होता है, लेकिन नॉन कोलिनियर रेज क्यों कहा है यहाँ पे, क्योंकि उनके पॉइंट्स अलग अलग हैं। ये ए है, ये बी है। एक जो एंगल होता है उसकी एक वर्टेक्स होती है और उसके दो आर्म्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इन लाइन्स को हम आर्म्स कहते हैं, और ये जो जहाँ एंगल फॉर्म हो रहा होता है, ये जो पार्ट होता है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सब उन्होंने लिखा होगा, इसको अगेन पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ में आएगा फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे लाइन ओ बी और ओ ए और ओ बी जो है वो दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, इसकी रेज है ना, ठीक है। ओके, फिर एंगल के हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जो हमने अगेन थ्योरम में कवर कर चुके हैं। या अगर आप थ्योरम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कवर हो जाएगा कि क्या होते हैं। जो एंगल के अंदर वाला एंगल जो फॉर्म हो रहा होता है, जो एक एंगल गिवन है, जो अंदर एंगल फॉर्म हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। और जो यहाँ से अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें फर्दर लाइन को, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, जो उसके बाहर फॉर्म हो रहा होता है इस तरह करके, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ओके, फिर ये पॉइंट आपने पढ़ लेने हैं, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं किस पे लाई कर रहा है, ठीक है। एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट हम देखते हैं। इफ वन ऑफ आर्म ऑफ एन एंगल इज अलोंग एज ऑफ अ हाफ प्लेन, one and only one ray can be drawn in the half plane making an angle of measure 0 degree। अगर एक प्लेन पे, एक प्लेन से जुड़ी एक लाइन बन रही है, एक आर्म उस पे है, तो दूसरा क्या है, उसी प्लेन पे दूसरा आर्म बन सकता है, सिर्फ एक और आर्म उसी प्लेन पे बन जाएगा, ठीक। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो दो एंगल्स हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी वर्टेक्स एक ही, यही वर्टेक्स है इसके लिए भी और इसके लिए भी यही वर्टेक्स है, तो उनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन होता है, एक आर्म दोनों में कॉमन होता है। जैसे यहाँ ओ बी जो है, लाइन रे ओ बी इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर नल और एम्प्टी सेट। अगर इनका इंटरसेक्शन होता है, इनका इंटरसेक्शन तो क्या आता है हमारे पास, इसका या तो नल सेट आता है या फिर एम्प्टी सेट आता है। ये इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ डिफाइन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अगेन ये आपने पढ़ लेना है, आपको समझ आ जाएगी, नहीं आती फिर आपने मुझसे पूछ लेना। ओके, यहाँ पे एडिशन किया हुआ है एडिशन पोस्टुलेट, दो एंगल्स हैं उनका एडिशन करना है। जैसे यहाँ पे एक एंगल ले लिया हमने BAD, इसका कुछ और डिग्री होगी, और एक और एंगल ले लिया CAD, ठीक है, इसकी कुछ और यहाँ पे डिग्री मेजर की भी होगी। तो यहाँ पे इसका एडिशन जो है वो इस पूरे के इक्वल आएगा BAC, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट करेंगे 30 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, जब इन दोनों को, और ये पूरा जो है वो 70 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, इस BAC के इक्वल आएगा, ठीक। फिर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है? इफ टू एडजेसेंट एंगल आर इक्वल इन मेजर देन देयर कॉमन आर्म्स इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर क्या होता है? अगर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल, अगर ये भी 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है, देन जो लाइन होती है इसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। बाइसेक्टर वो होता है जो एक प्लेन को या एक सरफेस को जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे जो है एंगल की बात कर रहे हैं, तो एक एंगल है जो बाइसेक्टर, एक लाइन क्रॉस हुई, इसमें उसने दो इक्वल पार्ट्स में उस एंगल को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो बाइसेक्टर ये होता है कि दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। ओके, फिर वी हैव पोस्टुलेट नंबर 11, वन एंड ओनली वन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कैन बी ड्रॉन। जो एक एंगल का हमेशा एक ही बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा सकता है, एक से ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो जिनका सम जो है वो इक्वल आए 90 डिग्री के,
ठीक है। जैसे अगर दो एडजेसेंट एंगल भी हैं तो यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का कहना है, तो इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री तक आना चाहिए। अगर तो वो 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है इन दोनों का सम, हम जब प्लस करें तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल अगर उनका सम 180 के इक्वल आ रहा है तो वो उसको कहते हैं हम, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा अगर एडजेसेंट भी हो तो उनका सम आता है 90 डिग्री के इक्वल, और सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा हमारे पास आते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जो हमेशा 90 डिग्री का हो और राइट हो बिल्कुल, ठीक है। हमेशा ये 90 डिग्री का होता है और इसका सिंबल इस तरह होता है। हम इसको यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं, सही। ओके, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर, two lines raise a segment are said to be perpendicular on each other if they form a right angle. Perpendicular is denoted by this symbol. अच्छा, कभी भी दो लाइन अगर बाइसेक्ट हो रही है आपस में, या रेज या सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन आपस में पास हो रही है और इस तरह का सिंबल बना रही है, हमारे पास राइट एंगल बना रही है, तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका सिंबल कैसा होता है, पर्पस इस टाइप का सिंबल होता है हमारे पास, ठीक है। ये वही बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, सही है। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स विद द सेम मेजर आर कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट। जैसे अगर दो एंगल्स हमें गिवन है, एंगल ए और एंगल बी, ये भी 40 डिग्री का है और ये भी 40 डिग्री का है, इसका मतलब ये क्या, आपस में कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम इक्वल के ऊपर ये सिंबल लगाते हैं, ठीक है। ओके, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। हर एंगल हमेशा अपने से कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे ये एंगल ए अपने से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। If two angles are complementary then each of them is an acute angle. तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उसका मतलब क्या है, वो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहे होंगे। अगर वो 90 डिग्री है दोनों का सम उन एंगल का, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है 90 डिग्री के होंगे। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसी तरह सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, आपस में इक्वल होते हैं। अगर सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा हो और दोनों के मेजर सेम हो मेजरमेंट, तो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में हो। यहाँ पे लिखा है द एंगल हुज आर्म फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। दो अपोजिट रेज है, इसकी रेज अलग है और इसकी रेज अलग है, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट, तो इनको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपस में बिल्कुल अपोजिट है। इस तरह ये और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है, राइट। ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलस्ट्रेट बाय ड्राइंग फिगर्स। ये आपके पास कुछ टर्म है जो भी हम पीछे देख के आ चुके हैं, वो आपने डिफाइन करनी है, सिंपली कुछ नहीं करना है ऐसा, और उसकी एक डायग्राम बना देती हैं, फिगर बना देनी है ताकि उसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। फिर ये आप खुद करेंगे, जब मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपने ये काम परफॉर्म करके सिर्फ मुझे चेक कराना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म एंड इलस्ट्रेट थ्रू द फिगर्स। अब यहाँ पे कुछ जो है वो डिफ्रेंशिएशन दी हुई है और आपने उसको अगेन फिगर के हेल्प से उसको डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे बिटवीन एंड बियॉन्ड था, तो यहाँ पे आपके पास कहाँ गया, बिटवीन एंड बियॉन्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपने उसमें दोनों का डिफरेंस बताने की क्या फ़र्क है, और एक फिगर आपने उसमें ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। एनुमरेट द
4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिडक्टिव सब्जेक्ट सच एज ज्योमेट्री। आपने ज्योमेट्री की हेल्प से इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ठीक है। व्हाट आर फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, ये पूरा डिफाइन का काम है। ये फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक में था डिडक्टिव के, ठीक है। उसको आपने डिफाइन करना है। व्हाट आर इट्स काइंड, उसकी काइंड्स को भी डिफाइन करना है और एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। स्टेट द फॉलोइंग पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट्स आपको दिए हुए हैं, अगेन इनको डिफाइन करना है। ये पोस्टुलेट जो हम ये यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, ये सारे कवर हम कर चुके हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, इसी तरह ये है एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट और भी हैं। तो यहाँ पे अच्छा इन्होंने डायग्राम नहीं मांगी, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है उसको डिफाइन के साथ साथ डायग्राम भी बना लिएगा। इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, प्रूव दैट। कुछ प्रूफ के काम करने हैं तो उसको विद द हेल्प ऑफ अपने डायग्राम हुई और थोड़ी सी जो है वर्किंग के हेल्प से इसको प्रूफ करना है। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लिएगा, लेकिन ये बहुत आसान है, सारा मोस्टली काम डेफिनेशन से कवर हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ मैं वीडियो एंड करती हूँ। कुछ पॉइंट समझ नहीं आया फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।